नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। क्या देश में अल्पसंख्यक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों की समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठाए हैं? और अगर उठाए हैं तो क्या वो काफी हैं? ये सवाल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान के बाद खड़े हो गए हैं। दरअसल अंसारी ने मुस्लिम संगठनों के शीर्ष फोरम ऑल इंडिया मजलिस ए मुशावरत में मुस्लिमों की पहचान एवं सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की बखूबी मांग कर डाली है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार से मुस्लिम समाज से भेदभाव की गलती सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को आ रही समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मुस्लिमों की पहचान एवं सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। देश में मुस्लिमों की आबादी 14% है, लेकिन आज भी मुसलमान समाज में अपनी पहचान और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मुसलमान शिक्षा और निर्णय लेने के मामले में काफी पीछे हैं। समाज में आज भी मुसलमानों को वो स्थान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को मुस्लिमों के साथ हो रहे इस भेदभाव को दूर करना होगा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों के समक्ष मौजूदा पहचान और सुरक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए रणनीतियां बनाने की जोरदार वकालत की और सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही मोदी सरकार से इस बारे में ठोस कार्रवाई के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने में विफलता समेत बहिष्कार और भेदभाव की भावना को दूर करना चाहिए। देश में मुस्लिमों का बड़ा तबका अभी भी हाशिए पर है। मुस्लिमों के विकास की कई योजनाएं बनी है, लेकिन अब उस पर अमल भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मांग की है कि मोदी सरकार मुस्लिमों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबका साथ सबका विकास की नीति पर चले। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार और उसके एजेंटों की चूक सरकार को जल्द सुधारनी होगी। इसके लिए उचित व्यवस्था विकसित की जाए जिससे समाज के हर तबके का विकास हो सके। सामाजिक शांति के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तहत रह रहे अधिकांश मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भारत का अनुभव अन्य के लिए अनुसरण का मॉडल होना चाहिए। गौरतलब है कि मुस्लिमों के कल्याण के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की समीक्षा के लिए बनी कुंदू रिपोर्ट साल 2014 में ही सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का विकास सुरक्षा की भावना के सुदृढ़ आधार पर टिका होना चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति की नसीहत को पीएम मोदी के हालिया यूएई दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से यूएई में मस्जिद का दौरा किया, सेल्फी ली और भारत में वो आज तक किसी मस्जिद में नहीं गए। यहाँ तक कि एक सम्मेलन के दौरान जब कुछ मुस्लिम संगठनों ने उन्हें टोपी पहनानी चाहिए, तब भी मोदी ने इनकार कर दिया था। इससे देश के मुसलमानों में पीएम मोदी के प्रति एक ऐसी भावना पैदा हो गई है जिससे मुसलमान खुद को सरकार से दूर मानने लगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नसीहत पर पीएम मोदी और उनके सिपा सलाहकार कितना अमल करते हैं, क्योंकि जब तक देश के मुसलमानों का विकास नहीं होगा तब तक देश में सबका साथ सबका विकास कैसे पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जो स्टेटमेंट आई है, जो उनका बयान आया है, क्या वाकई में जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जो चिंता व्यक्त की है, क्या वाकई में सच है? और क्या वाकई में आज के समय में जो मुसलमान समुदाय है, जो भाई हैं, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं क्या? और जो वाकई में एक चिंता जिस ओर इशारा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति कि मोदी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या स्टेटमेंट के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है या होना चाहिए? क्या इस ओर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को? क्या वाकई में मुसलमान जो हैं उपेक्षा का शिकार हैं भारत में? ये बड़ा सवाल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की स्टेटमेंट के बाद उठ खड़ा
हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ कांग्रेस नेता वंशीलाल जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी नेता मुकेश वाजपेयी जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी वंशीलाल जी, जो स्टेटमेंट आई है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की कि जो मुस्लिम समाज है, जो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, अधिकार नहीं उनको मिल पा रहे हैं, उनकी समस्याएं बरकरार हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, देश के उपराष्ट्रपति हैं अंसारी साहब, जो बात उन्होंने कही होगी सोच समझ के कही होगी। तो जो मुसलमानों को हक तो सभी को मिलना चाहिए, वैसे मुसलमानों को जो हक नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। तो मोदी जी को चाहिए कि सबको साथ लेके चलें। जो मुसलमानों की तकलीफें हैं या डर बैठा हुआ है, उन्हें दिल के अंदर डर बैठा हुआ है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी मुसलमानों की तकलीफें हैं उन्हें हल करना चाहिए। बिल्कुल। संजीव निगम जी, देखिए, उपराष्ट्रपति अंसारी साहब निश्चित रूप से एक विद्वान हैं और मुस्लिम समाज से हैं, तो उन्होंने जो सोचा, जो उन्होंने महसूस किया, वो बात रखी। तो निश्चित रूप से मुसलमान समाज को जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं की, क्योंकि इसका एक और है। अब जैसे स्वयं अंसारी साहब विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो दूसरी बार कार्यकाल उपराष्ट्रपति का संभाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो लोग हैं, जिनमें क्षमता है, उन लोगों को तो मिला है स्थान समाज में भी, राजनीति में भी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये समाज को शिक्षा भी, चूँकि शिक्षित नहीं है ज़्यादातर एक बड़ा तबका, तो एक वजह यही है। तो अगर इसमें कुछ विकास, जितनी भी सरकार को करना चाहिए मदद, वो पिछली सरकारों ने भी नहीं किया। और अब रही वर्तमान, चूंकि जो बात जिस पर उन्होंने अंसारी साहब ने प्रकाश डाला कि सबका विकास सबका साथ, जो नारा है, ये सिर्फ नारा ही बन करके न रह जाए, इसमें कुछ दिखता हुआ भी नजर आना चाहिए। तो उनकी चिंता जायज़ है। अब ये काम सरकार का है, जो पिछले सरकारों ने जो किया, जैसा भी किया, कितना किया, वो तो अब चली गई, वो तो वापस आने वाली। लेकिन इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान सरकार का ये दायित्व है कि अब उसको किसी भी प्रकार से ये बैलेंस करें। तो अब ये सरकार अगर करती है तो अच्छी बात है, अपने आप करना चाहिए, लेकिन अगर चिंता जाहिर करने के बाद अगर करे तो अब ये सरकार करेगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। यानी कि आप मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं समाज में, वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बात है, हुआ है। लेकिन अब भाई कहीं पर भी हो, समाज में हो या किसी भी सेक्शन में, अगर कोई पिछड़ रहा है तो ये मुखिया का कर्तव्य है कि वो पिछड़े वाले को भी हम विशेष वो देख करके हम लाएं, स्ट्रीमलाइन में करें। चलिए ठीक है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, कि कितना इत्तेफाक रखते हैं वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट से कि अल्पसंख्यक जो है वो पिछड़ रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी सरकार को उन्होंने सलाह दी है कि इस ओर ध्यान दें, केंद्रित करें, सोच विचार करें। देखिए, जो उपराष्ट्रपति ने कहा है, मैं सोचता हूँ कि कोई इतने बड़े पोजीशन पर रहते हुए और काफ़ी दिनों से वाइस प्रेसिडेंट रहे, सेकेंड टर्म है उनका, बिल्कुल, और इसके पहले ऐसी आवाज़ तो उन्होंने कभी नहीं उठाई थी। ये 14 महीनों में ही खाली माइनॉरिटीज़ की उपेक्षा हो गई, ये बात तो मुझे कोई समझ में नहीं आती। माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में भारत सरकार के भी हमेशा बहुत काफ़ी प्रोविजंस होते रहे, और इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि मुसलमानों का भारत की संपत्ति पर पहला हक है। इस बात को लेकर बड़ा बवाल भी उस वक्त उठा हुआ था। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि हम अल्पसंख्यकों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और बहुत सारी कमेटीज़ बनी, लेकिन काम उस पर कितना हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्पसंख्यक उतने आगे नहीं हैं, शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और सब चीज़ों में भी पिछड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस तरह से सवाल एक उपराष्ट्रपति को उठाना और ऐसे समय में, ये बात थोड़ी सी बहुत ग्रेसफुल नहीं लगती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि राष्ट्रपति ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बड़े संतुलित और बड़े मतलब तरीके से उन्होंने बात कही है। कुछ ऐसी बात नहीं कही है
कि उसको लेके कोई ऐसा उद्विग्नता लोगों को दिखानी चाहिए, कुछ होना चाहिए। उन्होंने बड़ी सरलता से बात कही है। जो भी अपनी बात कही है कि मुसलमान की उपेक्षा हो रही है, मुसलमानों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इतनी बड़ी संस्था को वो एड्रेस कर रहे थे, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है जी, तो उनको ये बात भी तो कहनी चाहिए थी इसमें मुसलमानों की संस्थाओं का और उनके ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल रहा है। देखिए, जब भारत सरकार कहती है कि हम मदरसों का मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कंप्यूटराइज हो, एजुकेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए, साइंस का एजुकेशन दिया जाए, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, मुसलमानों को सब किया जाए, और सरकार मदरसों को इसके लिए मदद करने के लिए आगे आई, तो उस वक्त क्या रिएक्शन हुआ था? एक जो जिद इन लोगों की रही है अल्पसंख्यक संप्रदाय के कुछ नेताओं की कि नहीं, हम वो पुराने ढर्रे से ही अपना एजुकेशन रखेंगे और सब अपना ट्रेडिशनली रखेंगे। तो भाई, समाज जब आगे बढ़ रहा है तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, और आप कमियां दोनों तरफ से देख रहे हैं। जी, तो मैं तो इस बात को दोनों ओर से देखता हूँ कि ये गलती दोनों ओर से हुई है, सरकार की ओर से भी हुई है और मुसलमानों के तरफ उनके नेताओं की ओर से भी हुई है। चलिए, ठीक है, तब ये स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल। मुकेश वाजपेयी जी, आज उपराष्ट्रपति को ऐसी स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए विपनेश जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की ये अपेक्षा ये की जाती है कि वो किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति या विशेष धर्म का उल्लेख ना करे, बल्कि वो पूरे भारत की बात करे, पूरे भारत के लोगों की बात करे। बहरहाल उपराष्ट्रपति जी ने जो बात कही और जिस संदर्भ में बात कही, मैं जरा उसके बारे में आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत का एक कोई फंक्शन था जिसमें उन्होंने बात बोली, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 1.5 साल में ही सारी कमियां हुई हैं। उन्होंने ये बात 65 साल, पिछले विगत 65 साल की सच्चाई बताई कि 65 साल में अल्पसंख्यकों या मुसलमान भाइयों के साथ क्या हुआ। दूसरा, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने बीच का पोर्शन पकड़ लिया। जितनी भी मीडिया में ये डिबेट चल रही है वो बीच की उनकी बात को पकड़ ली, लेकिन जो उन्होंने उससे आगे या पीछे बोला शायद आपने उसको नहीं सुना या नहीं आप उसको पकड़ पाए। उन्होंने बोला कि इसमें जिम्मेवारी जो है, जो आज तक मुसलमान पिछड़े हुए हैं या जहां तक उनको पहुंचना चाहिए तक वहां तक नहीं पहुंचे, उसमें 3 इंस्टीट्यूशन की कमी रही और 3 इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी रही, और आगे भी उनकी जिम्मेवारी है कि ये 3 इंस्टीट्यूशन मिलके किस तरह से काम करें जिससे कि अकलियतों के साथ नाइंसाफी ना हो बल्कि वो आगे बढ़े। उसमें खुद को उन्होंने अल्पसंख्यक, खुद जो समुदाय है वो, उसके बाद सरकार, और तीसरा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो खुद भी बोल रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने कहा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का भी जो काम रहा है अभी तक कोई संतोषजनक नहीं रहा है। तो उनका कहना इस तरह था, और उनके अगर पूरे उसको देखा जाए तो उन्होंने विगत 65 साल में जो आज तक हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में बात करी है। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य वाला विषय है कि पिछले 65 सालों में और सिर्फ मुसलमानों को एक बोर्ड समझा गया, उनको एक खिलौना पकड़ा दिया गया, और हमेशा बीजेपी से। बंसीलाल जी को आपत्ति है इस पर? मेरे को पूरा कर लें, फिर उसके बाद बंसीलाल जी जो बोलेंगे मैं सुनूंगा। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, मैं बाकी सारी चीजों को आप भूल जाइए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारी स्कीमें आई उनके बारे में थोड़ी सी एक मिनट के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले हमने शुरू करा ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम लागू करा। इसमें हायर सेकेंडरी से नीचे और उसके बाद हायर सेकेंडरी के ऊपर जितने भी स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं उनको ऑनलाइन स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें कहीं पे भी कोई इस तरह का नहीं होगा कि इसको मिल गई इसको नहीं मिली, और सिर्फ ये उनके लिए। उसके बाद एक उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू करी, नई रोशनी, जो सिर्फ मोमडन लेडीज के लिए है। वो मॉडर्न लेडीज के लिए नई रोशनी, जिसमें कि वो अपने दिन में कोई भी काम कर सकती हैं, उसमें उनको लोन भी दिया जाएगा उस हिसाब से उनकी तरक्की की बेहतरी के लिए। एक योजना उन्होंने इजाद करी कि उस्ताद नाम करके, जिसमें ये पारंपरिक हुनर वाले, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी देखेंगे, चाहे बनारस हो चाहे लखनऊ हो, जितने भी हमारे पारंपरिक उद्योग है, चिकनकारी हो गई या ये बनारसी साड़ी हो गया, उस पर प्रिंटिंग हो गया, या और तरह तरह के उद्योग, वो उसी स्टेज पे हैं आज भी। तो उनको बढ़ावा देने के
लिए एक उस्ताद योजना शुरू की गई। उसके बाद हमारी धरोहर एक योजना शुरू करी गई, जिसमें जितने भी ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसका रख रखाव सरकार का पैसा लगेगा, सरकार उसका रख रखाव करेगी। एक राष्ट्रीय मानस योजना युवाओं के लिए। ये हमारी धरोहर से क्या फायदा हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को? नहीं, देखिए आज क्या हो रहा है कि जितना भी पैसा वक्फ बोर्ड खर्च करता है उनको रिपेयर करने में, वो दूसरी जगह यूटिलाइज करेगा उस फंड को। सरकार इस स्कीम से क्या फायदा हो रहा है? उस्ताद स्कीम से ये फायदा होगा कि जितने भी पारंपरिक हुनर हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे भारत को कैसे फायदा पहुंच रहा है? उस्ताद तो हर समुदाय में है, स्पेशली आपने कहा कि इन लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए शुरू की। बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, चिकनकारी एक उद्योग हो गया, एक बनारसी साड़ी वाला उद्योग हो गया। इसमें बहुतायत में करीब 90% जो एम्प्लॉइज हैं वो मोमडन्स हैं और वो हाथ के काम करते हैं, लेकिन वो उनकी जो पोजीशन आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले थी वही पोजीशन आज है, उनको ऊपर बढ़ाना है। तो उनके लिए एक अलग से स्कीम लेकर आए हैं उस्ताद कि उनको कहीं उनका माल बेचने के लिए मंडी बने, वहीं पे उनका माल डायरेक्ट मंडी में जाए, मंडी से एक्सपोर्ट हो। इस तरह की स्कीमें सिर्फ मुसलमानों के लिए। इसके अलावा आप देखिए जो जनधन योजना है, जो और योजना है, जो सब्सिडी है, जो तेल के पैसे कम हुए, जो पेट्रोल के पैसे कम हुए, जो यूरिया में सब्सिडी मिलती है, ये सबके लिए, ये सबके लिए, ये हम खासकर मुसलमानों के विकास की बात कर रहे हैं कि कितना उनका विकास हुआ है। ठीक है, ये तो एक्सक्लूसिव वो हो गई जो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए थी, और इसके अलावा जो भारत पूरे भारत का ये कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इशारा है, ये कहना है कि बिल्कुल जो आप सही कह रही हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट का इशारा है वो विगत अब तक की स्थिति के बारे में। दूसरा मेरा कहना यह है, जिसपे बंसीलाल जी को आपत्ति है, कि आज की जो हालात है उसकी अगर जिम्मेवार कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज करा और सबसे ज्यादा यूज अगर किसी ने वोट बैंक। मैं अगला सवाल उठाऊं उससे पहले बंसीलाल जी आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। ऐसे है, हर पार्टी यही कहती है कि वोट की राजनीति। भाई कांग्रेस जबरदस्ती किसी से वोट थोड़ा मांगने जाती है। अगर मुसलमानों को कांग्रेस अच्छी लगती है तभी वोट देते हैं। तो काम भी तो करें उनके लिए। काम क्या, आज बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री बिक रही है, हर काम करते हैं, मुसलमानों को पूरी सहायता देते हैं। बिल्कुल वो ऐसी बात थोड़ा है। तो आज ये हालात नहीं होते। हालात क्या है, ये बात नहीं कहने। आज मैं बताइए, आज हिंदू लोग सड़क के ऊपर भीख मांगते हैं, लेकिन आप मुसलमान बच्चा कोई भीख नहीं मांगता सड़क के ऊपर। जितना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया, सब कौम के लिए किया, और मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी भी दी है। इसका मतलब सभी ने कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने दिया, सिखों ने दिया कुर्बानी। इसका मतलब ये थोड़ा कि तो मुसलमानों को एक तरफा रख दोगे। मोदी जी एक टोपी नहीं पहनते हैं, बताइए आप। अब हर बात कांग्रेस पर होते हैं, हर बात कांग्रेस पर होते हैं, कांग्रेस पर होते हैं। से मुसलमानों का भला नहीं होता। भला क्या होना, बिल्कुल टोपी क्यों नहीं पहनी? जब एक प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो टोपी पहनी चाहिए। सोच की वजह से आज मुसलमान इतने पीछे हैं कि आपने टोपी पहनना जरूरी समझा। टोपी पहनना जरूरी है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सुनिए मेरी बात, देखिए अगर आप माला पहन आ रहे हो, आज आप जाके बिहार के अंदर फोटो ले रहे हो, गुरु जी की फोटो ले रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? बंसीलाल जी, कांग्रेस ने हर पार्टी के लिए किया है। अगर उनके हर पार्टी के लिए कांग्रेस ने किया है। उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं तो शायद मैं बताऊं, मुसलमान भाई रोटी से भूखा नहीं है, रोटी खा रहा है। देखिए ना क्या हालात है उनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम ठीक है, रुपए से कम है। आपकी प्रतिक्रिया लूंगी अगले सवाल पर। सर कुछ कहना चाहते हैं, सर कहिए। देखिए, ये जनरलाइज करना ठीक नहीं है कि मुसलमान कोई भीख नहीं मांगता और हिंदू भीख मांगते। ये डेटा आपको कहाँ से मिला? क्यों डेटा है, देख लिया आप देखिए, मुल्क क्या है तो सारे मुल्क में ना मैं देखता हूँ जनाब। आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? मैं रोज मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, 60 साल बाद मैं जाता हूँ। बंसीलाल जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई भीख मांगता है तो क्यों मांगता है? 60 साल क्यों है? चलो ना, आप अलाई के लिए मोदी जी को चाहिए, एक साल मोदी को चाहिए। जो बच्चे आज जो बच्चों सड़कों में भीख मांग रहे हैं तो सरकार को चाहिए। आज कहाँ गए? आज वहाँ कश्मीर के अंदर झंडे लहरा रहे हैं, कश्मीर के अंदर झंडे लहरा रहे हैं। 8 साल के अंदर ऐसा काम एक करके किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी, एक एक करके। अब मुसलमान क्यों पिछड़े हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये है कि मुसलमानों की आबादी आवश्यकता से अधिक बढ़ी है। एक परिवार, हिंदू परिवार में जहाँ 3, 4, 5 लोग होते हैं, आप देखिए आम मुसलमान परिवारों में 10, 15 लोग होते हैं। क्या बंद जाते हैं? एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, इसके बाद जो मर्जी कहिए। 3 शादियां अभी भी अलाउड हैं।
जो मुसलमान पढ़े लिखे भी हैं, दुर्भाग्य का विषय को उसमें भी बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो आज की सोसाइटी में उतने अवेकेंड हैं, उतने जागृत हैं कि नई चीज़ों को अपनाएं और नए तौर तरीकों को अपनाएं। जब बात परिवार नियोजन की आती है तो मुसलमान नेता इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं हमारे मजहब के खिलाफ। तो जब आप देश का विकास चाहते हैं तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। चीन को देखिए, इतना विकास, आर्थिक विकास हुआ, वहाँ उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। पूरे यूरोप में आपको पता है कि यूरोप की आबादी आज कितनी है? आज यूरोप की आबादी लगभग उतनी है जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में थी। अमेरिका की आबादी कितनी से बढ़े और देशों की आबादी कितनी से बढ़े? अब आपका क्या मतलब है कि मुसलमान बच्चे पैदा बंद कर दे करना? नहीं, ठीक है, मुसलमान बच्चे पैदा कर, आप सुन लीजिए, आप मैं सुन रहे हैं जनाब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप इसके बाद बोलिए। तो आप देखिए, जितना भी अगर आप परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का रहन सहन का तौर तरीका, उनकी लाइफ स्टाइल और हर चीज़ कैसे बढ़ेगी? आप कैसे तरक्की करेंगे? देश की संपत्ति या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक लिमिट होती है। जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं वो लिमिटेड संसाधन। ठीक है सर, ये एक अलग इशू हो गया। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ये भी गंभीर है, ये भी चिंता का विषय है। बात इसलिए है सर, आज हम राइट की बात कर रहे हैं, कही जा रही है। हाँ, राइट की बात कर रहे हैं कि क्या मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, पैदा हुआ उस इलाके में जहाँ मेरे घर के चारों ओर मुसलमानों के मकान है और सब मेरे ताऊ, चाचा और भाई और इस तरह से लोग रहे हैं और बड़े मोहब्बत के साथ रहे हैं। मैंने बहुत बारीकी से बात ऑब्जर्व किया है कि एक बहुत बड़ी समस्या अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर रही है कि उन्होंने परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, जब कांग्रेस के टाइम ये सब पर योजना स्कीम बनी थी, लेकिन ये सब योजना फेल हो गई। देश की मेन धारा के साथ अगर मुसलमान भी चलते तो मेरा ख्याल है आज ये कहना का नौबत नहीं आता कि वो पिछड़े हुए हैं। तो एक ऐसी बात है, ठीक है, लेकिन सर हम राइट की बात कर रहे हैं, की बात नहीं है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, हम राइट की बात कर रहे हैं। एक जो इशारा वाइस प्रेसिडेंट ने किया, उपराष्ट्रपति ने किया, वो शायद ये था कि जो मोदी सरकार वादे करके आई थी, सबका साथ सबका विकास, क्या उसमें अल्पसंख्यक को वो राइट मिल पा रहा है? क्या उतना ही ध्यान इन पर दिया जा रहा है? शायद एक इंडिकेशन ये था। ये एक अलग इशू हो गया कि ठीक है, एक स्कीम चल रही है परिवार नियोजन की कि आप सीमित रखेंगे, लेकिन दूसरा राइट की बात है कि क्या वो राइट जो वादे किए थे उसके मुताबिक इनको मिल पा रहे हैं या नहीं? देखिए, मोदी को क्योंकि पुनर्विचार करने के लिए बोला है। प्रधानमंत्री को, देश का कोई प्रधानमंत्री हो, उसको देश के सभी समुदायों को, सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को, सबको एक साथ लेके चलना है। आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक स्कीम्स बन जाए कि एक जात के लिए, एक संप्रदाय के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। रिजर्वेशन का क्या परिणाम हुआ इस देश में कि आज पूरे देश में आग लगी हुई है और एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है। अभी जो गुजरात में हुआ है या और जो प्रांतों में हो रहा है, या जो मंडल कमीशन बैठा, उसका परिणाम अंततोगत्वा आज क्या हुआ है, ये भी तो हमें देखना चाहिए कि हमारा समाज उसकी वजह से बिखर रहा है। और इसकी वजह से जो मैं समझता हूँ कि आर्थिक विकास के जो भी कार्यक्रम हो वो सबके लिए बनाए जाते हैं, उसमें कोई हिंदू, मुसलमान या किसी के लिए अलग से परहेज नहीं किया जाता। और जितनी नई योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो डिजिटल भारत की योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हैं, तो इसका विकास, अगर ये योजनाएं सफल होंगी तो इसका फायदा सबको होगा, तो अल्पसंख्यक को भी होगा और बहुसंख्यक को भी होगा। ऐसा तो कोई इसमें नहीं कि अल्पसंख्यक उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे या उनको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में शिक्षा का अभाव है और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में आधुनिक शिक्षा का अभाव रहा है और आधुनिक शिक्षा के अभाव की वजह से वो उतने अच्छे पोजीशंस पर उनके बच्चे नहीं पहुंच पाते और अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अल्पसंख्यकों को मौका नहीं दिया गया। ठीक है संजीव, आप देखिए पिछले मंत्रिमंडल में, कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कितने लोग मंत्री थे और उसमें कितने पावरफुल मुस्लिम्स थे। जो मैं सर की जो बात समझ पा रही हूँ, सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको मिटाना है तो इक्वल राइट देने पड़ेंगे हर किसी को। सामाजिक स्तर पर है, बिल्कुल इक्वल राइट देने पड़ेंगे। शिक्षा की कमी की वजह से, परिवार नियोजन की कमी की वजह से, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको समान अधिकार देने की आवश्यकता है। संजीव जी, लल्लन प्रसाद जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ
उन्होंने जो अपनी बताई है, अपने अनुभव से जो चीज़ें महसूस हुई कर रहे हैं, सही बात है। निश्चित रूप से जब विकास होता है तो दोनों तरफ से सरकार भी करती हैं और वो समुदाय उसको भी आगे बढ़ करके आना पड़ता है। उस समुदाय से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सबकी है, सरकार की तो खैर है ही है। तो जो उपराष्ट्रपति महोदय ने चिंता जाहिर की है और खासतौर से उन्होंने उस नारे को भी लेकर के जो स्लोगन दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, इस बात को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की कि इसमें मुस्लिम भाइयों का विकास किस तरीके से हो सकता है, मुख्य धारा में वो भी आए। तो ये बात, मगर संजीव जी, एक बात आपको याद रखनी होगी कि अगर आज अल्पसंख्यकों की हालत है तो मात्र मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पिछला रिकॉर्ड भी आपको देखना होगा, क्योंकि हालात एक साल में नहीं बदलते हैं। मैंने पहले भी बात की, निश्चित रूप से पहले की जो सरकारें रही हैं उनका भी काफी जो है इसमें रहा है, वो जिम्मेदार हैं इस हद तक। लेकिन सवाल ये है कि जो हो गया वो हो गया। अगर हम उस पर बहस करते रहेंगे, अब इस समय इनको, मोदी साहब को बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं से लोगों ने इस कुर्सी पे बिठाया है और इनका स्वयं का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हम बात करते हैं 125 भारतीयों की, हम वो अभी तक करते थे कि हम सैकड़ों गुजरातियों की बात करते थे, लेकिन अभी हफ्ते भर से चीजें, एक मिनट वाजपेयी जी आप मुझे बात कर लूं, ये कुछ तो हमें भी नजर आ रहा है कि बात में थोड़ा ढकोस। चलिए सर, मुझे यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। गुजरात में इनका जो है हमें ढोल नजर आ गया, जो पोल है ना वो वहां से नहीं, मैं आपका, मुझे पता है कि अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद हम और भी सवाल उठाएंगे, उनके जवाब जानेंगे। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
तो वाकई में बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या जो अल्पसंख्यक हैं वो उपेक्षित हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, क्या उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुछ इसी तरीके की स्टेटमेंट दी है, बयान अपना दिया है। संजीव जी, आप बात अपनी पूरी कीजिए प्लीज। हामिद अंसारी साहब ने तो मुस्लिम समुदाय के लिए इशारा किया था, लेकिन मोदी साहब से चूंकि उम्मीदें सभी को हैं, बहुत हैं, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। अभी ताजी बात देख लीजिए, वो नरेंद्र तोमर जी हैं, क्या नाम है आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर जी है ना, एक तोमर जी, उन्होंने भी यही कहा था। ये साहब नारा नहीं दिया गया था, ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। तो तमाम बातें ऐसी आती हैं, आप पहले कह जाते हैं, फिर आपका कोई मंत्री कुछ कहता है, कोई अध्यक्ष कुछ बोलेगा, ये साहब जुमला था या ऐसा नहीं था। तो अब इससे चिंता होने लगी। 15 महीने बाद स्थिति ये आई है कि हर समाज, सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते गुजरात में पटेल समुदाय, पाटीदार समुदाय, वो भी निकल करके आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी साहब ने क्या किस तरीके का जो है बना के रखा, 12 साल तक वो बिल्कुल दबा करके रखा, वो आवाज नहीं उभरी। और आपने गुजरात छोड़ करके दिल्ली संभाला, गुजरात मॉडल लेकर के आप पूरे देश के लिए लाए, और वहां से आपका जो है ढोल के अंदर पोल शुरू हो गया। तो वो सारी बातें निकल के आ रही है, हार्दिक पटेल ने बताई है बहुत सी बातें। तो सवाल में हार्दिक हो या कोई XYZ हो, वहां का गुजराती जो अंदर तक है, वहां का गांव का, वो बता रहा है। मेरा कोई हार्दिक से व्यक्तिगत वो नहीं है कि वो सब चीजें ला रहा है। तो मतलब मेरे कहने का कि आपने आपसे प्रधानमंत्री महोदय सभी समुदायों को बहुत सी उम्मीदें हैं। तो आप जो बात करते हैं कि हम 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, तो आप अगर करें 15 दिनों में, 15 महीनों में, ऐसी कोई बात नहीं समझ में आई, सिवाय आपकी, आपने विदेश में तो परचम लहराया है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप देश के अंदर भी सभी समुदाय जो है समाज के समान लेकर चले, लेकिन भी कुछ भरोसा ऐसा हो कि हम कुछ करें तभी बात बने। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से मुकेश वाजपेयी जी। मैं संजीव जी का धन्यवाद करूंगा कि संजीव जी ने एक बात कही कि विदेश में परचम लहराया मोदी जी ने, तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली। अब जहां तक रही अल्पसंख्यक की बात, देखिए आपकी भी संजीव जी गवर्नमेंट है कि आप इस तरह की स्कीमें बनाते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये सिर्फ सिखों के लिए है, ये सिर्फ इनके लिए, इस तरह की कोई योजना बनती है क्या? हमने तो कभी चुनाव, यही मैं कह रहा हूं कि सरकार जब भी योजना बनाती है तो उस पर सारे वर्गों के लिए एक समान रूप से विचार करने के बाद ही बनाती है। लेकिन दिक्कत कहां पे है? दिक्कत वहां पे है कि आज जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है वो इतना पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, वो 60 साल तक उसको वो चीजें नहीं वहां तक पहुंच पाया जहां तक कि और समुदाय पहुंच गए। आप देखिए सिख समुदाय उनसे कम जनसंख्या है, जैन समुदाय उनसे कम जनसंख्या है, लेकिन आज वो अपने उससे पहुंच गए हैं। शिक्षा में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, आप उनसे आगे पाएंगे। तो इसके पीछे कारण यही है कि 60 साल तक सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह यूज करा गया, ना तो उनकी कभी किसी खबर ली, ना उनके बारे में कोई सोचा। अब जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने जड़ से बिल्कुल नीचे से, जहां से शुरुआत करनी चाहिए, हमारा एक नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ साथ हमारा ये भी नारा था कि एक हाथ में बस्ता होगा, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। शिक्षा जब इतनी हो, देखिए आप सुनिए, एक स्कीम शुरू हुई थी, मुझे थोड़ी आपत्ति है, इसलिए आपत्ति है क्योंकि आपको भी कुछ खबरें अभी जो सामने निकल कर आई वो जहन में आपके होंगी कि आज स्थिति ये है कि अगर कोई मुस्लिम नौकरी मांगने जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलती। नहीं ऐसा कहां है? ये खबरें आप महाराष्ट्र से खबरें आई, महाराष्ट्र से खबरें आई हैं निकलकर। एक मुस्लिम महिला अगर किसी बिल्डिंग में जहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, अगर वो किराए पर कमरा लेना चाहे तो उसको कमरा नहीं दिया जाता, उसको फ्लैट नहीं दिया जाता। किसी मुस्लिम लड़के को, हिंदू अगर किसी की फैक्ट्री है, कंपनी है, उसको जॉब नहीं दी जाती मात्र इसलिए कि क्या वो मुस्लिम है। देखिए विपनेश जी, मैं ये कहां के अधिकार है, ये कहां का न्याय है? मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, वहां पे क्या हालात थे, क्या इसमें ऑथेंटिकेशन था, ये अलग विषय है कि उस कंपनी ने क्यों बनाया और अगर ऐसा करा तो गलत करा, लेकिन विषय वो नहीं है। एक एक करके विषय दूसरा है। विषय ये है कि अगर आपको सच्चाई में इन लोगों की अगर हालत सुधारनी है तो आपको बिल्कुल इनकी रीढ़ में नीचे जाके आपको सुधारना पड़ेगा। वो कैसे? सबको शिक्षा, मदरसे में शिक्षा जो अभी तक मिलती आ रही थी उसमें एक नया ऐड करा गया कि कंप्यूटर शिक्षा भी कंपलसरी करी जाए। उसके बाद इनके जितने भी पुराने जो ये सदियों से करते आ रहे हैं रोजगार के जो इनके अपने साधन है, चाहे उसमें कारीगरी हो, चाहे उसमें दस्तकारी हो, चाहे हाथ से जो करने वाले हैं, उनका जीवन आप
आप देखें 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है, तो उनको कैसे बढ़ावा मिले, इस तरफ सोचा गया है। तो इसी तरह की जो स्कीम है, जब तक वहां से शुरुआत नहीं होगी, आप हायर जो लेवल का मुसलमान है वो तो खुश है, वो तो सुखी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुकेश जी, जो मैंने सवाल पूछा, जो आपने सवाल पूछा, देखिए वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के विषय में आपने पूछा। कोई एक केस अगर इस तरह का, आपके पास कोई केस अगर इस तरह का हुआ तो हम बनारस के अंदर बुलकर है, सब बेरोजगार बैठ गए। वंशीलाल जी, ये बात आपको समझनी होगी, मात्र के नरेंद्र मोदी सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार में भी ये केस काफी निकल कर सामने आए हैं। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रही। मैं देखिए उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे नहीं बैठा, क्या हालात हुए मैं बता रहा हूँ, दिशा में लेकर समझिए। मेरी बात तो पूरी मैंने मात्र एग्जांपल दिए हैं, आपने वो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए, उन्हीं के नहीं, किसी भी समुदाय के साथ अगर ऐसा होता है तो गलत होता है, और हम इसकी पूरी तौर पर भर्त्सना करते हैं। और उसके बाद शायद आपको याद होगा कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने उसकी जांच भी बिठाई थी, और उस कंपनी से पूछा भी था कारण बता कि आप बताइए कि आपने क्यों नहीं इस तरह की आपने वो करा। तो ये अलग विषय है। विषय जहां तक अल्पसंख्यक का हमारे गवर्नमेंट के उसमें है, उसके साथ मेरा कहना सिर्फ यही है कि कोई भी सरकार, देखिए चाहे भारत तभी विकास करेगा, हिंदू और मुसलमान उसके 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं। आप भी अगर कहीं पे भी कोई भी ब्यूटी पार्लर में जाता है तो ये नहीं कर सकता कि इस तरह तो मेकअप करा लिया और इस तरह छोड़ दिया। जब तक वो फेस तभी चमकेगा जब उसके पूरे फेस पे मेकअप होगा। तो मोदी जी का एक कमिटमेंट है कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सब ऊपर उठेंगे तभी भारत का विकास संभव है। ये इस तरह से विकास संभव नहीं है जैसे पिछले 60 सालों में कांग्रेस। मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं सर का जवाब ले लूँ। सर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि किसी को मकान के लिए मना कर दिया या किसी को जॉब नहीं मिला, मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल केसेस हैं, और इस तरह के केसेस सभी लोगों के साथ होते हैं। इसमें कोई जाति या संप्रदाय को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मकान मालिक ने मना कर दिया किसी मुसलमान भाई को मकान देने से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मकान नहीं देते। ऐसा तो कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते। इसी नोएडा शहर में हजारों मुसलमान बच्चे जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं, ज़्यादातर सब हिंदुओं के ही मकान में रह रहे हैं। इस तरह की बात मेरे ख्याल नहीं, जब से ये महाराष्ट्र में सरकार आई है ना, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उसमें हो रहा है भेदभाव, हो रहा है जनाब, हो रहा है। नहीं वंशीलाल जी, ये सब आपकी सरकार में भी ऐसे केस? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात हो रही है ना जी। फिर सरकार पीछे 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 65 साल के बाद 65 साल में क्या हुआ, क्या हुआ 65 साल में बताइए? कुछ नहीं हुआ 65 साल में। 65 साल के अंदर सबके लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा संख्यकों की ये हालत है तो सभी सरकार कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब मोदी सरकार जब से आए हैं ना, उन लोगों को दिल से नहीं मान रहे, मुसलमानों को दिल से उन लोग की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार। बंसीलाल जी, आप एक उदाहरण बता मैं बता रहा हूँ, दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे मुसलमानों की। मैं कह रहा हूँ मैं आपको, बस आपके कहने से आपको उदाहरण बता दो ना। आपके उदाहरण क्या है? वो डर रहे हैं मुसलमान, किससे वो दिल से नहीं मुसलमान कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर, आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताइए, बात समझ गए कि हमें डरा के रखा गया। मोदी जी बिल्कुल मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आपके कहने से बंसीलाल जी, आपकी जादूगरी थी ना, वो समझ गए। हमें ये कहते रहे शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो शेर कुछ है ही नहीं, तो हमारे फायदे की चीज है, वो समझ गए हैं। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आपको दिल्ली में भी दिल्ली में मोदी ने बहुत जबरू बजाया अपने, दिल्ली में बहुत जबरू बजाया। क्या हुआ? दिल्ली में सफाया हो गया आपका, अब बिहार में सफाया होगा, देख लेना। से भटक रहे हैं, हम तो नहीं भटक, ये भटक रहे हैं। चर्चा लंबी हो जाएगी, मुद्दे से न भटके। मोदी साहब या आपकी जो सरकार, केंद्र सरकार है, इसमें ये जो कुछ कर रही है, करते हुए लोगों को दिखना भी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए अपनापन। मैं किसी, देखिए अभी आपको मैं पीछे ले जा रहा हूँ जी, जो आप कहना चाहते हैं इसमें बंसीलाल जी ने कही थी टोपी वाली बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जैसे नागालैंड गए, भारत के राज्यों में जाते हैं, आप आसाम जाते हैं, आप अभी हाल में नागालैंड में आपने कोई जैकेट पहन ली, वहां के लोगों ने समझाया वो पहन लो। आपने जवाब ले, मेरे कहने का मतलब ये है, सामने वाले को, आप जिस संप्रदाय में गए हैं, आप जिस कमेटी में गए, अगर आपको कोई सम्मान पूर्वक कोई भी चीज है, आप अक्सर कोई सॉल है, तो अगर आप लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने हमारी थोड़ा सा इज्जत की, हमें सम्मान दिया। तो जिसे, और आपने अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा ड्रामा भी किया था, जब इस इलाके से आडवाणी जी जब गए थे पाकिस्तान, तो मजार में, जिन्ना के मजार में, वहां पर फूल अर्पण किया। तो वो जब ड्रामा लोगों को लगता है, तो आज जो लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो हाशिए पर है, वो जो वही है। तो जब आप ड्रामा, आप सही रूप में
सच्चे मन से सच। आप देखिए हमारे यहाँ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, हम सभी से लगता भी है, दिखता भी है, हम सब, ये नहीं है एक सेक्शन के लिए, सभी के लिए, हिंदू है, मुसलमान है, हर वर्ग के लोग हैं, हम उनके फंक्शंस में भी जाते हैं, उनको बुलाते भी हैं, और जो भी सरकार की योजनाएं वो सबके लिए चल रही। तो लगना भी चाहिए उनको भरोसा। आपसे क्या भयभीत है, आपसे भयभीत, आप वो भरोसा अभी तक नहीं कायम कर पाए। आपको कहने का मतलब है कि मोदी सरकार से मुसलमान डर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास नहीं बना पाए हैं। बात डरने की वो चीज वो कह रहे हैं, डर रहे हैं उससे बिल्कुल मोदी भी मुसलमानों के हक में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो ऐसे कार्य से वो भरोसा वो दिलावे, संजीव जी की जिम्मेदारी है। विपनेश जी, मैं संजीव जी को बताऊं, अभी परसों ही करीब 20 या 22 मुसलमान लीडर सूफी उस पे मोदी जी से मिले हैं। उससे 2 महीने पहले 12 या 14 पूरी अकलियत के जो लोग थे वो जाके मोदी जी से मिले हैं, और मोदी जी ने उनसे एक बात कही है कि रात को 12 बजे भी अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूं। दूसरी बात इन्होंने कही टोपी पहनने की, और नागालैंड वाली, देखिए हम मानते हैं कि वो टोपी सम्मान की नहीं, वो एक इबादत की चीज है, वो एक पूजनीय चीज है, उसका इस तरह से बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नागालैंड में अगर कोई चीज सम्मान के तौर पर देता है वो कोई पूजा की चीज नहीं है, वो तो वहां का एक ट्रेडिशनल टोपी है, उसको पहन लिया जाता है। शिमला में जाते हैं शिमली टोपी लगा लेते हैं, लेकिन एक इबादत की चीज को, एक पूजा वाली चीज को इस तरह से अपमानित करना या इस तरह से उसका बेअदबी करना, ये हमारे लिए जायज नहीं है, हम इसको जायज नहीं मानते। आपके चीफ मिनिस्टर साहब इफ्तार पार्टी देते हैं, अब इफ्तार में बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं? सोनिया जी को और लोगों को, बड़े बड़े अमीरों मुसलमानों को बुलाते हैं। किसी गरीब के यहाँ जाके देते हैं ना, किसी गरीब बस्ती मुसलमान बस्ती में जाके इफ्तार पार्टी देते, तो हम भी कहते हैं हाँ एक नई राजनीति शुरू करी है। आप तो जो कांग्रेस करती रही वही आपने शुरू कर दिया, आपने क्या नया शुरू करा? नहीं, ये ठीक है, ये बात आप है। सभी इसमें ये सभी पार्टियों के लोग सभी सबको, हाँ तो आप अलग राजनीति करने आए थे, आप जाते ना किसी सरकार हो, सरकार का ये कर्तव्य नहीं हो सकता। सरकार की जिम्मेदारी है समाज के सभी वर्गों को लेकर के। नहीं तो फिर आपने टोपी की बात कैसे करी? तो मैंने इसीलिए की ना, उनको भरोसा होता ना। अरे तो टोपी तो आपको फिर मालूम नहीं है, आपको मालूम है। अरे तो फिर आडवाणी जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए प्लीज। देखिए एक मिनट विपनेश जी, आपने ठीक कहा कि इसको राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहिए। मुद्दा आज के जो खास है वो जो हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मुसलमानों का विकास उतना नहीं हुआ जितना कि और कम्युनिटीज़ का यहाँ पर हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो और भी समाज के कार्यक्रम हो, मुसलमानों की भागीदारी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और मैंने जैसे कहा कि इसमें जिम्मेदारी सबकी है, मुसलमानों की अपनी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी रही है। जो सरकार 65 साल तक रही, नहीं सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है जिस तरीके से वंशीलाल जी ने कहा, जिस तरीके से संजीव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव कर रहे हैं, वो समान लेकर नहीं चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, और ख़ास तौर से मैं आर्थिक योजनाओं की बात करूंगा, वो सबके हित के लिए है। उसमें हम कोई बंटवारा नहीं कर सकते कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ हिंदुओं के लिए। और कुछ उन्होंने स्पेसिफिक स्कीम भी बनाई है, वाजपेयी जी ने उसको इलाबोरेट करने की कोशिश की, खास तौर से शिक्षा के मामले में। तो मेरा अब भी ये दृढ़ विश्वास है कि अगर मुसलमान भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, अपने मदरसों को, तो उनका अपना भला इसमें है, उनके बच्चों का भला है, और जो भविष्य में उनका जनरेशन उसका भला। आप देखिए, ट्रेडिशन अच्छी बात है, जो अच्छी बात है आप ट्रेडिशन में रखिए, लेकिन उसके साथ जो नई बात और अच्छी बात विज्ञान ला रही है, सामने साइंस ला रही है, और जो दुनिया में हो रही है, उससे आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं होगा। वो जो अंधविश्वास जो पुराना है या जो रूढ़वादिता है, उसको छोड़नी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदुओं में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बहुत अच्छी है आज की समाज में। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन सबके लिए शिक्षा जरूरी है, और आज की आधुनिक शिक्षा भी। सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति को इस तरीके का बयान देना चाहिए, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। बात अगर उन्होंने मुसलमानों को की है, तो क्या उनको और जो अल्पसंख्यक हैं, जो समुदाय हैं, उनकी बात नहीं करनी चाहिए? और मेरे ख्याल से करनी चाहिए। मेरा सवाल यही है कि क्या ऐसे बयान देना चाहिए था उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को? इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गरीबी की है, और गरीब मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं और जातियों में भी हैं। उन गरीबों का स्तर, जीवन स्तर उठाना है, उनको एजुकेट करना है,
उनको देश की मेन धारा में आगे लाना है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे और जब तक खाली हम बात ही कर रहे हैं कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, इनके लिए हम ये स्कीम दें, उनके लिए वो स्कीम दें, तब तक देश का भला नहीं होगा। क्या उपराष्ट्रपति को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग के उपराष्ट्रपति हाँ, नहीं जब है। राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया तो मेरा ख्याल है अगर वर्ड मुसलमान न इस्तेमाल करके यही कहा होता उन्होंने कि देश में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं और जो जिनका विकास नहीं हुआ, जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ बात शायद ज़्यादा अच्छी लगती सबको। लेकिन फिर भी जिस लहजे में उन्होंने कहा और जिस ढंग से कहा, मैं समझता हूँ उसमें उत्तेजित होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि वीएचपी जो हिंदू संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं आपके उपराष्ट्रपति ने अपनी मर्यादा से बाहर आकर ये स्टेटमेंट दिया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका विरोध किया जा रहा है। जो हिंदू संगठन है वो विरोध भी कर रहे हैं। मर्यादा के बाहर गए ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है उनका बड़ा संतुलित स्टेटमेंट है। और ये ठीक है कि एक संप्रदाय के रिप्रेजेंटेटिव के सामने उनकी संस्था के सामने वो बोल रहे थे और उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा कह दिया जितना नहीं कहना चाहिए था। फिर भी ऐसी कोई उत्तेजना की बात इसमें नहीं है। और कोई भी, चाहे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को उपराष्ट्रपति के इस बयान पर लेकर उत्तेजित होने का कोई मतलब नहीं है। वंशीलाल जी, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि अल्पसंख्यकों का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अब इसमें किसकी गलती है ये तो अब समाज को तय करना है और फिर आगे का रास्ता बनाना है। और मैं ये भी नहीं मानता कि 15 महीने में मोदी ने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे मुसलमान अपने आप को असुरक्षित समझते हैं या कुछ करते हैं। वंशीलाल जी, ऐसे उपराष्ट्रपति ने, अंसारी जी ने जो मन से बात कही है, कुछ सोची समझी बात कही होगी, लेकिन हम नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि मुसलमानों को भी मन जीते। जैसे उन्होंने हिंदुओं का मन जीता है ना, ऐसे मुसलमानों को भी मन जीते, क्योंकि मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि मुसलमानों का भी मन जीते, कि मुसलमानों भी नाराज ना हो। नहीं, ये आधार क्या है, ये बेस क्या है आपके पास जो आप कह रहे हैं इस बात को? देखिए, क्या आप बीच में गए हैं उन लोगों के, जाना है आप? मैं मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, हर समाज के साथ रहता हूँ। मैं मुसलमानों के भी बीच रहता हूँ, सरदारों के बीच, हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। लेकिन इस टाइम मुसलमान बहुत खौफ खाया हुआ है और डरा हुआ है मोदी सरकार से। मुकेश जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, जहां तक उपराष्ट्रपति जी की टिप्पणी का सवाल है, तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए मेरी टिप्पणी जायज नहीं है, न मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन जो बंसीलाल जी ने बात कही उस पर जरूर आपसे लेंगे इस पर जवाब। बंसीलाल जी ने जो बात कही इस पर जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि आज का मुसलमान इतना समझदार हो चुका है और धीरे धीरे जो इन्होंने डर पैदा करा था मोदी के या बीजेपी के या हमारे खिलाफ कि ये खा जाएंगे तुम्हारे को जीने नहीं देंगे, वो धीरे धीरे डर निकलता जा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जब इनकी भलाई, अभी तो सिर्फ हमने बेसमेंट, आज ऐसी बात फिर क्यों कही, आज ऐसी बात उपराष्ट्रपति महोदय को, इमारत खड़ी होगी उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान भाई जो भी हैं वो बीजेपी को ही सबसे बड़ी अपनी हितैषी पार्टी मानेंगे। जी संजीव जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, उपराष्ट्रपति महोदय स्वयं मुस्लिम संप्रदाय से हैं और वो इस पद पर बैठे हैं, तो उन्होंने जितना मैं समझता हूँ बारीकी से वो जानते हैं, समझते हैं, उतना शायद मुझे अनुभव नहीं है। ठीक है, मैं भी रहता हूँ, हमारे भी साथी हैं, सब मुस्लिम ब्रदर्स हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जितना करीब से वो जानते हैं, तो उन्होंने कह दिया तो कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह ऐसा नहीं कह दिया। ठीक है, एक उन्होंने चिंता जाहिर की है, तो अब ये सरकार का फर्ज है कि उनकी चिंता को भी समझ करके और आगे ऐसा काम करे कि वो लोगों को दिखे, लगे ऐसा कि नहीं हम भी जो है इस प्रगति की धारा में हम भी साथ में हैं। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, लेकिन उनको लग नहीं रहा, उनको लगना भी चाहिए ऐसा आपके कहने के साथ साथ। तो उनकी चिंता जो जाहिर की है उपराष्ट्रपति महोदय ने, वो सही हो जाएगी अगर सरकार करेगी। मैं निगम साहब की इस बात से सहमत हूँ कि एक परसेप्शन भी राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है। आप काम करते हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अगर लोग वही नहीं सोचते जो आप चाहते हो तो कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और जो मोदी जी के प्रति एक भ्रम पैदा करा दिया गया है बहुत सी पार्टियों से मिल के और बहुत से तरह की बातें कह के कि वो मुसलमानों पर ध्यान नहीं देते, उनके खिलाफ हैं, कुछ है, एक सिर्फ मात्र भ्रम है। देखिए, जो गोधरा का कांड हुआ उसको लेकर इतना हल्ला इस देश में हुआ, शायद ही आज तक किसी
राजनीति को लेकर एक कांड को लेकर ऐसा हुआ हो। नहीं, बात भी सच्ची थी, बात सच्ची थी, गोधरा में जो हुआ था बात सच्ची थी। सर आप एग्जाम्पल भी मत दीजिएगा इसका, क्योंकि ये अब टाइम है नहीं। और ये आप सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो गलत हुआ ना, नहीं जनाब वो गलत हुआ ना, गोधरा में जो कांड हुआ गलत हुआ ना, गलत नहीं हुआ वो, गलत नहीं हुआ। अब ये गुजरात में अब जो हुआ है अब गलत हो रहा है। 2 मिनट भागलपुर में क्या हुआ? निष्कर्ष का टाइम है, अब ये बात बहस करने की नहीं तो गलत नहीं हुआ। गुजरात में जो काम हुआ है, मैंने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया, आप सुप्रीम जनाब मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, आप उसका क्यों क्यों गए? जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ है। अभी जो आपको हो रहा है गुजरात में फिर गलत हो रहा है, अपनी कई बारे कांग्रेस के लोगों के साथ यही दिक्कत है, कांग्रेस के लोगों के साथ यही दिक्कत है। आप भागलपुर करके देखिए ना, गलत हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, दंगे नहीं होने चाहिए जनाब। कांग्रेस के नाम है, जो कंट्रोल करना चाहिए। टाइम है, आपने जो डिबेट भ्रम का फैलाने समय की कोशिश खत्म हो की चुका है, है, निष्कर्ष का टाइम है। 20 साल से जो भ्रम आप फैला कर रहे हैं, क्या भ्रम रहा है? आज जनता समझदार है, नहीं, जनता सर, बच्चे भी एक समझदार है। मिनट, भ्रम क्या बुलाया, क्या भ्रम बुलाया, भ्रम फैलाया, भ्रम फैलाया। इसका वक्त खत्म हो चुका है। सुनिए उधर वंशीलाल जी, देखिए, आप देखिए फैसला दिया है, उधर। उससे भी आगे चलेगा। प्रोफेसर लल्ला प्रसाद जी, एक जनाब गलत नहीं मिनट, हुआ, गलत नहीं हुआ गुजरात के अंदर जो मुसलमानों को मारा गया, गलत नहीं हुआ, बताइए आप। ये मुद्दा क्या नहीं था है फैसले में? सर, एक मिनट, मुद्दा नहीं है प्लीज, आखिर वक्त में मुद्दे से नहीं भटक सकते। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी क्या होना चाहिए ताकि जो समस्याएं बरकरार हैं अल्पसंख्यकों के लिए वो दूर हो जाएं? ऐसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है मोदी सरकार? मैं समझता हूँ कि एक तो कदम ये उठा सकते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात की जाए कि आप लोगों की जो मेजर समस्याएं हैं और इतने दिनों से जो समस्याएं चल रही हैं, तो उसके लिए पहले आप लोग ही सजेस्ट करिए क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें दोनों पार्टियों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जी, और आपस में एक संबंध बनाना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और इसका राजनीतिकरण न करके समाज को जिस चीज़ से फायदा हो, पूरे समाज को, उसमें हिंदू मुसलमान सिख बहुत सारे सम्मिलित हैं, ऐसी स्कीमें बनाई जाएं जिससे जो लोग पिछड़े हों उनको फायदा हो। और मैं समझता हूं कि इसका सबसे बढ़िया आधार है गरीबी। जो गरीब हैं उनके लिए सरकार को ज़्यादा काम करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हो, संप्रदाय के हो, कहीं के भी हो। चलिए, धर्म के नाम पर जब तक इस तरह की बात होगी तब तक ऐसे झगड़े बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, चर्चा का समय खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर वाकई में समाज का विकास करना है सरकार को, तो चारों तरफ ध्यान देना होगा कि कोई भी अधिकारों से वंचित ना रह जाए और ना ही ये नौबत आए किस तरीके की स्टेटमेंट देने की आवश्यकता पड़े। इसको सरकार को ध्यान देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई में हालात जिस तरीके से देश में बने हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो चिंता उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, और जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं और विकास के नाम पर जिन लोगों ने वोट दिए हैं, उस तरफ खासकर कदम मोदी सरकार को उठाने होंगे। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। मैं तो बंसीलाल जी से